बीएससी सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं, जो कि कैरियर स्ट्रेटेजिस्ट, बिजनेस मेंटर, ट्रेनर, एकेडमिक एडवाइज़र और काफ़ी बुक्स के ऑथर भी हैं। तो मैं सबसे पहले तो सर आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा कि आप हमारे फिजिकल एजुकेशन में आए। और सर ने पीजीडीएम का कोर्स किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट में, और फर्दर सर ने एमसीए एमए साइकोलॉजी सब्जेक्ट से अपना मास्टर्स किया है, एमए साइकोलॉजी में। और सर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर रामकुमार तिवारी सर को। कि सबसे पहले सर का हम लोग चाहेंगे कि राम सर से चाहेंगे कि वो आए और सर को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित करें। इसके पश्चात मैं चाहूँगा कि श्री अखिलेश चौधरी सर से कि वो हमारे चीफ गेस्ट को बुके देकर सम्मानित करें। यही हो रहा है, खींच रहा हूँ। अब तत्पश्चात श्री डॉक्टर रामकुमार तिवारी सर से आग्रह है कि सर के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सभी का स्वागत है। ये जो आज का सेशन रखा गया है, ये सेशन इसलिए रखा गया है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक जाने के लिए क्या मार्ग है, ये हमको पता रहना चाहिए। हम चूंकि स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के रूप में जो हमको जीवन की अपनी दिशा तय करनी है, कहाँ पे जाना है और उसको कौन कौन से रास्तों तरफ को ले जाते हैं, ये बताने के लिए कोई मार्गदर्शक हमको चाहिए। कहते हैं पूर्व चलने की बट वही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता और लोगों की जुबानी। तो ऐसे ही जुबानी इस हाल को बताने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं और सत्येंद्र सिंह जी। और जब चर्चा करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा, खुद ये लगेगा कि हम लोग वास्तव में कैसे हमको दिशा मिल रही है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो एक सेशन है, एक सेशन इन चीज़ों के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि जब हम अपने जीवन की दिशा तय कर रहे होते हैं तो देखो, जीवन की दिशा तय करने में बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी बहुत लंबा समय लगा है। आप सबने विवेकानंद जी का नाम सुना है। विवेकानंद जी जब विद्यार्थी थे और उसके पश्चात जब उनके मन में भी अपने जीवन के प्रति कुछ लक्ष्य तय करने का समय आया, एक तरफ बहन थी, बूढ़ी माँ थी, एक तरफ भारत का भविष्य था, उसको दिशा देने की उनकी इच्छा चाह थी, गुरु का आदेश था। क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस उधेड़-बुन में वो फंसे हुए थे। और ऐसे में आपको पता है कहानी कि वो भारत का भ्रमण करते करते कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में भारत के तरफ घूम करके खड़े हो गए और कहे कि हे माँ, मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं समझ पाऊं मुझे क्या करना है। नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने दूर एक शिला देखी, चट्टान देखी और उस तय किया कि मैं वहां जाके इस पे विचार करूंगा। समुद्र में छलांग लगा दिए, तैरना जानते थे, तैरते तैरते वहां पहुंच गए। और उस शिला पर आपको जानकारी है कि पूरे 7 दिन उन्होंने व्यतीत किए। 7 दिन उस शिला पर बैठे रहे, ध्यानस्थ रहे। अब जिसको आप ध्यान कहते हैं उसका मतलब क्या है, वो अपनी समस्या का समाधान खोजते रहे कि मुझे करना क्या है। 7 दिन के चिंतन मंथन के पश्चात उन्होंने तय किया कि मुझे क्या करना है, मुझे भारत के भविष्य का निर्माण करना है। और यह सोचकर उन्होंने तब वहां से अपनी साधना को तोड़ा। तो विवेकानंद जी को 7 दिन लग गए। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है। महात्मा बुद्ध भी घर त्याग दिए इसी उधेड़-बुन में।
ये सब क्यों है, कैसे है, क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं राज भोगूं या मैं क्या करूं। और कुल मिलाकर पूरे 1 महीने उन्होंने जो है बौद्ध वृक्ष के नीचे साधना की, बैठे रहे। जैसे आप भी और हम भी किसी समस्या में फंसते हैं तो क्या करते हैं, लगातार चिंतन मंथन करते हैं। उन्होंने भी किया और कहते हैं वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात ये समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। तो जब ऐसे लोगों को जो इतने उच्च कोटि के रहे हैं, जिनको अपने दिमाग पर नियंत्रण था, इंद्रियों पे नियंत्रण था, अगर ऐसे लोगों को भी 7 दिन और महीने दिन लग सकता है, तो हम जो अपना दिमाग सभी दिशाओं में भटका रहे हैं, हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा इस कार्य के लिए हम समझ सकते हैं। तो इसलिए एक सेशन अपर्याप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आज आप पहले सेशन में होंगे, इसके पहले भी आप सुन चुके होंगे और आगे भी सुनना पड़ेगा। और ये तब तक सुनना पड़ेगा जब तक आप अपने दिशा को और दशा को किस प्रकार से और कैसे बदलना है ये तय न कर ले। इसी क्रम में आज का यह सेशन है। मैं डॉक्टर साहब का जो है यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने समय दिया है और हमारे विद्यार्थियों से लाभान्वित हो। मैं इनसे और आग्रह करना चाहूँगा कि जैसा मैं जानता हूँ कि एक सेशन अपर्याप्त है, तो इसका एक फॉलो अप सेशन भी जरूर आप करें। इनमें से जो लोगों को लगता है कि हाँ हम अपने उस दिशा में एक कदम बढ़ गए हैं, आप छोटा ग्रुप बनाइए और उस छोटे से ग्रुप को अलग से बिठाइए, उन पे चिंतन मंथन कीजिए। आपने देखिए तमाम चीजें आप इनके उसमें देख ही रहे हैं कि कैरियर स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, मेंटर भी हैं, प्लानर भी हैं, गाइड भी हैं, फिलोसोफर, सब कुछ है। जिसका मतलब कि आपको केवल न दिशा बनाने में सहयोग करेंगे, उस दिशा में कैसे बढ़ना है, किस रफ्तार से बढ़ना है, यह भी आपको बता सकते हैं। तो आप ऐसा एक सेशन इसके बाद में भी जरूर प्लान करें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज का सेशन आप प्रारंभ करें और हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। एक चीज मैं और आखिरी में करके बात खत्म करूं। देखिए, अच्छा तब होता है, हमारे भारत की परंपरा में है कि हम प्रश्न के बाद उत्तर खोजते हैं, हम समस्याओं से लड़ना सीखते हैं। और आपने एक कहानी भी सुनी होगी नाचिकेता की। एक बालक था जो कि प्रश्न पूछते पूछते कहां तक पहुंच गया, मृत्यु के देवता यमराज तक पहुंच गया। तो जो जितना बड़ा प्रश्न पूछेगा वो उतनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मन में, चूंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो पहला ही पॉइंट ये है कि प्रश्न आना चाहिए। इसलिए जब डॉक्टर साहब यहाँ पे चर्चा कर रहे हो आपसे, तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि इनसे भरपूर अपने मन के जो प्रश्न हैं वो भी पूछिए और उत्तर दीजिए, ताकि एक बोर्ड डायरेक्शन में चलने वाली प्रक्रिया हो, एक तरफा भाषण हो के बाद खत्म न कर दी जाए। इसलिए आप भी प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी पूरी टीम का, पूरी कॉलेज मैनेजमेंट का, और जो यहाँ पे आए हुए बच्चे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। एक मौका दिया आपने मुझे आपसे इंटरेक्शन करने का। अभी घड़ी में समय कितना हो रहा है? थोड़ा खतरनाक समय है, 12 बज गए। सो वेरी गुड मॉर्निंग, क्लियर हो जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग। 12 बज गए और सब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, मतलब ये कुछ बचपन में सारी ग्रामर हमारे आप ये गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं? वेरी गुड, जब जागो। और आज हमारे जागने का समय आ गया। सर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया विवेकानंद जी का, वो हमारे युवा आइकन है, बहुत पुराने समय से हैं, तो हम उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकते हैं। आज भी ज़्यादा थ्योरेटिकल और उसमें बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम बातें हम नहीं करेंगे। पूरा विश्व जो है आजकल युद्ध और तमाम चीज़ों में परेशान है, तो हम थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। ठीक है, यंग है, यूथ है, सारी उसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद इवॉल्व किया है।
वो है PPW। आप लोग फिल्में देख रहे हैं? कोई फेवरेट हीरो? कोई फेवरेट हीरोइन? आवाज समझ में नहीं आ रही। हाँ आप बताओ, आपको कोई फेवरेट हीरो? हाँ, फिल्में नहीं देखते? कोई हीरो? अमिताभ। ओके, अमिताभ बच्चन। कोई फेवरेट हीरोइन? आपकी पार्टी? ये ला मैं समझ गया। विद्या बालन, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, तो हमारे पास सपोज अभी आप आजकल का अंशुमान खुराना बहुत फेमस चल रहे हैं और ड्रीम गर्ल की वो बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ड्रीम गर्ल की हम बात करें, ये बॉयज से मैं प्रश्न पूछूंगा, आंसर ज़्यादातर यहाँ से लूंगा। फिलहाल मैं गर्ल्स पे नहीं जा रहा, बॉयज को करूंगा। तो अगर आपकी कोई ड्रीम गर्ल हो, ठीक, तो उसे क्या क्या पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उस पर हम कुछ क्रिस्प में बात करेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? हो सकता है कि जिस गर्ल को आप पसंद करते हो या आपकी ड्रीम गर्ल हो, वो हो सकता है कि उसका रंग दबा हुआ हो या रंग खुला हुआ हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो फेयर हो या हो सकता है हो सकता है कि वो हाइट में छोटी हो या हाइट में हाइट लो हो सकती है या हाइट शॉर्ट हो सकती है। हो सकता है कि बहुत सारी खूबसूरती के पैरामीटर्स पे वो शायद इत्तेफाक नहीं रखती हो या रखती हो। मतलब ब्यूटी पैरामीटर्स पे वो यस भी हो सकती है और ब्यूटी पैरामीटर्स पे वो ना भी हो सकती है। वो कहते हैं कि जब कोई पसंद आ जाए तो फिर वो बेटी क्या और बनी क्या, तो जिसमें पसंद आ गए वो बात हो गई। ठीक है, हो सकता है कि वो रिच हो सकता है कि वो रिच हो सकता है वो शहर के हो या शहर के ना हो, सिटी या विलेज से हो सकते हैं, या और कोई पैरामीटर हो सकता है जिसमें हम किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो, हाँ कोई बता सकता है? एज, वेरी गुड, एज का पैरामीटर हो सकता है। हो सकता है कि वो अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो या हो सकता है। दूसरी बात, अब आपको वो पसंद आ गई, हम कहते हैं जितने भी ये वाले पैरामीटर हैं, इसमें वो सारी चीजें मिल गई, ये सारे के सारे गुण जो है वो इधर वाले मिल गए। अब वो पसंद आ गई, भाई साहब वो आ गई, वो क्या आ गई। लेकिन मजेदार बात क्या है ना कि इनके जो पिताश्री हैं अमरीश पुरी, वो कैसे भी मोगैम्बो, वो हमेशा कहेंगे मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, मोगैम्बो खुश नहीं हुआ। भले आप इस वाले को पसंद कर लें या इस वाले को पसंद कर लें, लेकिन मोगैम्बो जल्दी खुश नहीं होगा। खैर, जब तक हम मोगैम्बो के बारे में बात करें, यहाँ पे मोगैम्बो के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि वो गरीब है, आपसे उसको फाइनेंसेस की आवश्यकता है, आप कमाते नहीं हो, भाई 100 रुपये दे दे यार मेरे को,
चॉकलेट खिलानी है कि नहीं खिलानी है। सही है सर। रात में 11 बजे 12 बजे आपके पास फोन मैसेज अलर्ट आ जाता है, आप सो रहे हो, खट पता नहीं कौन सी वो ट्यूशन होगा कि आपको अलर्ट आ जाएगा, भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड का ही फोन होगा, उसी का मैसेज होगा, कट से अलर्ट देगा या मैं वहाँ पे हूँ परिवर्तन चौक पे, कुछ इमरजेंसी होगी, आ जाओ। अब मम्मी पापा को क्या बताएंगे? वो मेरा एक फ्रेंड है, उसको एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, आके बताऊंगा वगैरह। तो यानी कि आप उसके ऊपर किसी भी समस्या के ऊपर अगर उसको फाइनेंसेस देने हैं, अगर आप उसको टाइम देना है, उसको सपोज करिए कैंपिशन सेंटर बहुत दूर पड़ गया और आपको पहुंचाना है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। और मम्मी बुलाएंगे बेटा जल्दी से आ जाओ, मम्मी वो कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, मैं अभी आ नहीं सकता। मतलब ये थोड़ा सा एक वही कहते हैं ना कि जनरेशन गैप हो गया, मम्मी ने जनरेट कर दिया और एक अगला जनरेशन आ गया, उसने उसको हाईजैक कर दिया। ठीक, तो ऐसी बात जिसमें आपको एकदम से लगता है कि रात 11 बजे भी कोई मुझे मिल जाएगा, मैं कहीं पे मान लीजिए कहीं पे एग्जामिनेशन देने आ रहा हूँ, बस जल्दी से 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में खत्म हो, क्योंकि अगला वो 1:30 बजे की मूवी मेरे को आईनॉक्स में देखना, वो पहुंच गई होगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर कमिटमेंट एंड पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर गर्ल। ये जो पार्ट है, ये पैरामीटर्स है, अच्छे या बुरे जो भी हो सकते हैं, ये आपका जो पैशन और कमिटमेंट है वो यहाँ पे दर्शाता है कि वो कभी भी बुला ले, किसी भी समस्या में कर ले। मेरे पास भाई साहब वो उसको 2 यूनिट ब्लड चाहिए, दूसरा यूनिट भी नहीं मिला तो मैं खुद ही 2 यूनिट ब्लड दे दूँ। ठीक है, वो बात यार बाद में देखेंगे, प्राण जाए वचन ना जाए वाली बात अलग हो जाएगी। और इसके बाद में एक बात आती है तो यहाँ पे मोगेम्बो साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई मेरी लड़की को पसंद कर लिया, वो इस पैरामीटर पे आती है, लेकिन मैं अपनी लड़की को कुछ दूं क्यों, मैं अपनी लड़की आपको क्यों दूं? जबकि ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो सामाजिक स्तर पे बनाए गए हैं, वो सुंदर हो, हाइटेड हो, फेयर हो, पढ़ी लिखी हो, अब तो वाली बात आ गई कि डबल इनकम ग्रुप वाली बात हम करते हैं, मतलब दहेज जो है वो EMI में देते वाली बात हो जाए। इन सब के बावजूद भी वो प्रश्न ये पूछेगा कि मैं आपको अपनी बिटिया क्यों दूं? और यही जो आपका जो प्रश्न है वो अगर हम थोड़ा सा पैरामीटर चेंज कर दें और किसकी जगह पे, उस गर्ल की जगह पे हम एक जॉब या करियर की बात कर लें, और यहाँ पर हम मोगेम्बो की जगह जॉब देने वाले एम्प्लॉयर की बात कर लें, तो एकदम से दृष्टिकोण बदलना होगा। कैसे? वो नौकरी अच्छी हो नहीं हो इस बात की यहाँ पर हो गई, लेकिन अगर आपका पैशन और कमिटमेंट उसके ऊपर है तो उसके लिए भले आपको 24 घंटे में 20 घंटे जगना पड़े, क्या वो कमिटमेंट आपकी है? ये वो मोगेम्बो पूछेगा। क्या वो एक्स्ट्रा माइल्स कवर करने का जज्बा आपके अंदर में है? प्रश्न वो आपसे पूछेगा। मैं अगर यहाँ पे एक एम्प्लॉयर हूं और सामने कहा कि भाई मेरे को यहाँ से 5 बच्चे पिकअप करने हैं, या 1 बच्चा पिकअप करना है, या 10 बच्चे पिकअप करने हैं, और मैं नौकरी लेके आया हूं, एक प्रकार से मैं आपके पास ऑफर लेके आया हूं, नौकरी लेके आया हूं, पैसे लेके आया हूं, मैं कहता हूं भैया मैं आपको हायर कर रहा हूं, मैं यानी मोगेम्बो ये चीज आपको ऑफर करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ऑफर क्यों करूं? उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाभ जज्बाती होते होंगे, आपका लाभ फैमिली बैकग्राउंड होता होगा, ठीक है, आपने बड़े अच्छे स्कूलिंग करी होगी, सब कुछ अच्छा है, पापा सिविल सर्विसेज में होंगे, कहीं पे भी होंगे, बिजनेस हाउसेज आपके हो रहे होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभिषेक बच्चन को केवल फिल्मों में रोल दे सकता हूं एक पैरामीटर स्टार्टिंग में कि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है, बस। लेकिन इतनी बड़ी लेगेसी होने के बाद जया बच्चन का बेटा
अमिताभ बच्चन का बेटा, ऐश्वर्या का हस्बैंड, अपॉर्चुनिटी सारी है, लेकिन वहां पर प्रूव करने की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की है कि वो सस्टेन करता है या नहीं करता। तो स्टार्टिंग लेवल पे आपको एक एंट्री टिकट तो मिल जाएगी, आपका ग्रेजुएशन, आपका पीजी, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपका एंट्री टिकट तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब मैदान में आप उतरते हैं, जब फिल्मों के पर्दे पे आप उतरते हैं, जब क्रिकेट के पिच में आप उतरते हैं, तब वहां पे अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। और अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको बैकग्राउंड का होना या नहीं होना मायने नहीं करता। शाहरुख खान बड़े अच्छे एग्जाम्पल इसके, बहुत सारे क्रिकेटर्स को आप देखेंगे वो हो जाएंगे। युवराज सिंह के बेटे युवराज सिंह थे, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, पैरामीटर को कहीं ना कहीं उनको मौका मिला, उनके पिताजी बड़े अच्छे थे, लेकिन उन्होंने लगातार खेला और अपने आप को प्रूव किया। ऑन द कंट्री हमारे पास ऐसे भी क्रिकेटर रहे हैं, धोनी जैसे क्रिकेटर रहे हैं, विराट जैसे रहे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड इसको सपोर्ट नहीं करता हो, लेकिन प्रूव करके वो आगे बढ़े। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ चलो मेरी कंपनी में आप नौकरी करो, जैसे मुझे एक साइंटिस्ट की आवश्यकता है, ठीक है, मुझे फिजिसिस्ट की आवश्यकता है, मुझे कुछ रिसर्च करवाने हैं आपके साथ, ठीक, तो क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं आपको हायर कर दूं, आज 10,000 रुपए की सैलरी आपको मैं ऑफर करता हूं, चलो बर्दाश्त करो। कितने लोगों के पास वो मादा है, किसके अंदर वो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है कि आज की तारीख में 10,000 मैं ऑफर कर रहा हूं, आके मेरे साथ ज्वाइन करो, ठीक है? कोई हाथ खड़े कर सकता है? कोई हाथ खड़े कर सकता है? बहुत कठिन प्रश्न है। पढ़ाई बचपन से यही बेटा, बड़ा हो जा, पढ़ाई खुदाई भी कर ले, हाई स्कूल कर ले, इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे अभी पीजी के भी होंगे, वो भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये नहीं कर रहे होंगे, और उनसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि 10,000 रुपये सैलरी देना चाह रहा हूँ, तो शायद कहेंगे हाँ बाबू जी मैं आपके साथ काम कर दूंगा, सर मैं आपके साथ काम कर दूंगा, मुझे 10,000 की सैलरी में आपको कुछ ना कुछ दूंगा जिससे आपको 10,000 रुपये आप मुझे सैलरी दे सकते। लेकिन क्या इस मोगैम्बो को यहां से कोई 10,000 की सैलरी वाला बच्चा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो यहीं से, आज से, इसी वक्त से वो जम्बूद्वीप में भारत खंडे वाली जो बात आती है कि आज के इसी मुहूर्त से हम उसके ऊपर तैयारी शुरू करते हैं। तो आर यू रेडी फॉर द शो? रेडी? रेडी होने का जो कन्विक्शन पॉइंट होता है ना बेटा, वो हमेशा यस, यस का वॉल्यूम, और फिर मैं कहता हूं कि यस, रेज योर हैंड्स, आर यू रेडी फॉर द शो? अभी बहुतों का हाथ नहीं उठा है। रेडी फॉर द शो? ऐसा ही एक वर्कशॉप मैंने डेटा एनालिटिक्स के करियर ऑप्शन पे किया था। बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ पे मेरे रेगुलर व्याख्यान होते रहते हैं, और वहाँ पे स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा काम। मैंने ऐसे ही वहाँ पे प्रश्न पूछा था, तो मैंने शुरू में थोड़ा सा होता ही है कि भाई मैडम मैं हाथ उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ, तो एक बच्चे ने धीरे से हाथ उठाया, फिर उसको वो कॉपी पेस्ट शुरू का हो जाता है, एक ने उठाया तो बाकी क्लासेस ने भी उठाना शुरू किया। मैंने कहा यार अभी भी कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ बच्चों का हुआ कि उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए, यार अब जज्बा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और लास्ट में एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए। दैट वाज अ यूनिक पर्सन जो उस पूरे ग्रुप में मुझे मिला। ये जो कन्विक्शन है, ये जो कमिटमेंट है, यही आपकी लाइफ का डिफरेंस पॉइंट होता है। भाई बहुत छोटी छोटी बातों से होता है, मतलब हम स्कूल में या कॉलेज में आ रहे हैं, 10 बजे की क्लासेस है, तो हम 9:55 9:50 तक पहुंच जाए, वो हमारा एक कमिटमेंट लेवल हो सकता है। हम शादी और ब्याह में आए, सबसे पहले प्लेट हमें उठानी हो, खाने के लिए तो गए, व्यवहार तो हम कर ही लेंगे, लेकिन असली चीज़ होती है एक राउंड देखे थे भाई स्टार्टर्स में क्या है, मेन कोर्स में क्या है, खाने तो आए हैं भाई साहब, अब खाने की पहली प्लेट हम नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं उठाओगे? किसने रोका? अच्छा मुझे पता किसने रोका है, तो किसी ने रोका है? नहीं रोका, लेकिन हम उन्होंने ओके कर दिया, जो उसके मालिकान है उन्होंने ओके कर दिया, केटरर्स ने रेडी कर दिया, हम खाने आए हैं। नहीं भाई वो पहला वाला ये प्लेट उठा ले, वो नौकरी भी पहले उठा लेगा, वो नौकरी भी पहले उठा ले।
तो नौकरी तो हमें चाहिए ना, और नौकरी अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास ये समझ के रखो कि स्वयंवर वाली स्थिति है, जो बेस्ट होगा उसी को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। सारी क्लास को अगर एक वैकेंसी तो एक ही बच्चे को मैं दे सकता, तो उसी को मैं क्यों दूं, ये आपको प्रूव करना है। इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर मुझे आपसे चाहिए। तो अगर नहीं है तो आज से आपको पहला पॉइंट क्या करना है, आपको अपनी ड्रीम गर्ल या ड्रीम पर्सन जो भी है उसको यहाँ पे लिख देना, यानी ड्रीम जॉब क्या है, ड्रीम करियर क्या है, ये आप पहले वहां पे अपने कागज पे लाकर लिख देना कि क्या है। अब भाई वो हमने लिख लिया, हमारे को ड्रीम गर्ल हो गया, उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है ये भी तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये तो हम हीरो बन के वो विलेन बन जाएंगे कि हाँ भैया उससे आमने सामने गाना गा लेंगे तो वो शायद हो सकता है कि हमें पसंद करने लगेंगे, या हम उसको मैसेज करने लगेंगे तो शायद पसंद करने लगेंगे। नहीं, उसको क्या पसंद होगा, यानी आपके क्वालिफिकेशन वाइज उसको क्या पसंद होगा, आपकी स्किल वाइज उसको क्या पसंद होगा, आपके सॉफ्ट स्किल वाइज उसको क्या पसंद होगा। और यकीन मानिए आज की तारीख में करीबन 90% के आसपास में हार्ड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए। दैट इज ओनली 10% ऑफ द स्किल, 90% इट हैज टू बी योर सॉफ्ट स्किल, जिसमें टाइम मैनेजमेंट आता है, आपकी पर्सनालिटी आती है, आपका टीम स्पिरिट आता है, आपका इंटरपर्सनल स्किल आता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, आपके आईटी स्किल्स आते हैं। ये सारे स्किल्स सब जुड़ते जुड़ते अप टू 90% जाता है, और टेक्निकल या हार्ड स्किल्स केवल 10% के आसपास में। मैम अभी बैंकों में मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। आज की तारीख में बैंक्स में पीओज की वैकेंसी निकलती है, हम लोग कॉमनली सुनते थे पीओज खूब सारे निकल रहे हैं, 2 साल का प्रोबेशन हो गया, उसके बाद उनको ऑन रोल्स ले लिया। आज बैंक की वैकेंसीज 40% से नीचे ही है पीओ इस तरह की प्रोफाइल के लिए, और बाकी वैकेंसीज किसके लिए आ रही है, जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर सकता है। मतलब बिजनेस करना है, बैंक वहां पे बिजनेस करने बैठा है, वो पैसे का केवल उठा के आपको ब्याज दे देगा, एफडी दे देगा, किसी को लोन दे देगा, उसके लिए नहीं बैठा है, वो बिजनेस ग्रो करने के लिए बैठा है। और बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, चाहिए मेरे कस्टमर है जिसकी ये गवर्नमेंट जॉब में है, इसकी पर मंथ की सैलरी इतनी आती है, इसका इतना ही लोन चलता है, राइट, इसके हिसाब से क्या ये मेरा अगला हाउस लोन लेने की कैपेबिलिटी रखता है, ये मुझे एनालाइज करनी चाहिए, राइट। मैं अगर इसको हाउस की बात करें से कि मैं उसको व्हीकल लोन देना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको व्हीकल लोन पिच कर सकता हूं, क्या मैं इंश्योरेंस पिच कर सकता हूं, ये सारी चीजें बैंक्स वहां से आइडेंटिफाई करता है। बैंक ये आइडेंटिफाई करेगा कि मैं अगर किसी को पिच कर रहा हूं तो क्या टेलीकॉलिंग से ज्यादा फायदा हो रहा है कि ईमेल मार्केटिंग से ज्यादा फायदा हो रहा है, कि मैं कदों की सेलिंग कर रहा हूं या डोर टू डोर मार्केटिंग करके कर रहा हूं, उसका किसका फायदा हो रहा है, जिससे कन्वर्जन मेरा बढ़ रहा है। बैंक इस पे इंटरेस्ट है, और इस सब चीजों के लिए बहुत सारी कंपनीज बनी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करती हैं, जेपी मॉर्गन जैसे बहुत बार्कलेज, ये सारे लोग हैं वो काम करते हैं, एमएनसीज हैं। और यकीन मानिए आज अभी नेट पे जाकर सर्च कर लीजिए कि डेटा एनालिटिक्स की जॉब कितनी है, आपको 60 से 70 हज़ार वैकेंसी आज की तारीख में इसी वक्त मिल जाएगी, जिसमें ग्रेजुएशन आपका होता रहेगा या ग्रेजुएशन भी अगर आपका हो गया आप जॉब पकड़ सकते हो, एमएनसीज में पकड़ सकते हो, आज पकड़ सकते हो, अभी पकड़ सकते हो। वो बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, बीएससी फिजिक्स से हो, बीएससी बायो से हो, बीकॉम से हो, बीए से हो, किसी से भी हो, नौकरी क्यों रखी। आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज के रिक्रूटमेंट से बात करता हूँ, वो परेशान है कि भाई साहब उनको स्किल्ड पर्सन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ये बच्चे परेशान है, कॉलेज वाले परेशान है कि भैया वहाँ पे हमारे पास जो है वो कहीं की प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रही है, और कंपनीज परेशान है कि उनके पास वो कैंपो वहाँ बैठा हुआ है, वो लड़की वहाँ बैठी हुई है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब परेशान है। लेकिन बस वही है ना कि वो गठबंधन वाला जो है ना, वो गठबंधन वाली बात नहीं हो जाती, होना सब कुछ। तो आज से हम क्या करेंगे कि जो हमारा ड्रीम प्रोफेशन है उसको मार्क कर लेंगे, उसके लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए वो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यानी कि जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, और जो आपकी क्वालिफिकेशन वाइज ऑब्वियसली वो एंट्री टिकट तो आपको उसी से मिलेगा। तो कहेंगे भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, तो ग्रेजुएशन तो आपका एक एंट्री टिकट का प्लेटफॉर्म हो गया ना, कि क्या ग्रेजुएशन होने से ही आपका काम बन जाता है, नहीं बनेगा।
जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप जाना चाहते हैं उस डोमेन के पर्टिकुलर क्या स्किल्स, क्या सर्टिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन आप एडिशनली प्राप्त कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऐसी वैकेंसी मेरे को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में अकाउंटेंट की देनी थी, मुझे 15,000 रुपये सैलरी ऑफर कर दी। और मैं एक कॉलेज में गया, यहाँ पे पीजी कॉलेज है यहाँ पे आपका गंज में, वहाँ पे गया। मैंने उनसे प्रश्न किया कि मुझे एक वैकेंसी फिल करनी है, तो अकाउंटेंट के लिए कितने लोग हाथ खड़े करते थे? ऑलमोस्ट एवरीबडी स्टूड अप कि हाँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं क्या, मेरे पास एक ही वैकेंसी है। तो अब ये मुझे बताओ कि ग्रेजुएट्स कितने हैं और पीजी कितने हैं? तो पीजी वहाँ पे करीबन 10 बच्चे आसपास के, 10-11 बच्चे ऐसे कुछ थे जो पीजी किए। तो पहला फिल्टर मैंने क्या कर दिया, ग्रेजुएशन वाले को साइड किया और इधर वाले को पीजी वाले को पकड़ लिया, यानी 11 बच्चे मैंने ले लिए। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास अकाउंट्स की जानकारी है, तो अगर अकाउंट्स की जानकारी है भाई साहब, तो आप मुझे बताओ क्या तुमने इसके ऊपर कोई कोर्स एडिशनली किया है या नहीं किया? तो किसी ने बताया कि हाँ उन्होंने जो है अलग से कोर्स इसके लिए किया हुआ है, टैली वैली में उन्होंने काम किया। वेरी गुड। कितने हैं? 5 बच्चे उसमें से निकल गया। जो पीजी थे यानी ग्रेजुएशन वाले फिल्टर हो गए, जिसने एडिशनली कोई प्रोग्राम उसमें नहीं किया था वो फिल्टर हो गए। 5 लोग बचे, पूरी क्लास में 100 लोग बैठे। मैंने फिर अगला प्रश्न किया कि आपके पास में कितने लोगों के पास इसका एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन है? और यकीन मानिए लखनऊ में और अगल बगल में रिसर्च के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आप जाके कुछ न कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हो। नहीं होगा तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। क्या क्या वो सैलरी कम दे रहा है? भाई साहब सैलरी नहीं चल रही है, अभी मेरा क्यों इन्वेस्टमेंट वाला समय चल रहा है। अगर मुझे वहाँ पे 5,000 रुपये दे के भी अगर मुझे 1 महीने का इंटर्नशिप मिल जाए, हैंड्स ऑन मिल जाए, तो भाई वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लालच में फंस रहे हैं कि वो हमें सैलरी नहीं दे रहा, जीरो पे दे रहा है या हमें पैसा ले रहा है। नहीं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। और अगर दिन भर तो हमारी क्लास चलती है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप शाम के टाइम पे बात कर लीजिए। ऑनलाइन इंटर्नशिप बहुत आज की तारीख में ऑफर हो रही है, उनसे बात कर लीजिए। जुगाड़ पर भी पूरी इंडिया है, रेफरेंसेस पे इंडिया काम करती है, किसी न किसी का गैप लगाइए, कहीं ना कहीं ज्वाइन करिए। ये ठीक है सर, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस आपके ऑफिस में आके बैठ के देखना चाहते हैं, आपका लैब में बैठ के देखना चाहते हैं आप करते क्या हो, कैसे करते हो, क्या सीखते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है, जर्नल्स को पढ़िए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखिए, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। मतलब आप कैंटीन में चले तो 10 रुपए की चाय कम से कम आज की तारीख में देता है। कटिंग चाय तो ऐसे देखता है ये बंदी कौन आ गया। और आपका जो इंटरनेट का पैकेज है वो एक चाय की कीमत से पर डे कम है। रेट कभी निकाल के देखिए, 6 रुपया 7 रुपया के आसपास में पर डे की कॉस्ट है। मोबाइल हमारे पास में है और उस 7 रुपए में हम पूरी दुनिया से 24 घंटे कनेक्टेड है। कुछ भी सर्च करो, कितना भी सर्च करो, इससे सस्ता और क्या चाहिए। तो सब कुछ तो अवेलेबल है। तो हैंड्स ऑन ले लो, स्किल्स ले लो, क्वालिफिकेशन को बढ़ा लो, एक्सपोजर लो, जितना इंटरव्यू दे सकते हैं उतना इंटरव्यू दे लो। इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं कि हम जॉब को पकड़ना चाहते हैं। इंटरव्यू देने का मतलब है कि वहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब हमारा लिटमस टेस्ट है, सब हमारे क्वालिफायर्स हैं कि भाई हमारे अंदर मात्रा कितना है। हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और वहाँ पे जाके हम वहाँ पे आंसर ही नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए फिर मॉक इंटरव्यूज होते हैं, फिर मॉक जीडीज होती हैं। आपस में बैठो, आज आप वहाँ पे रिक्रूटर बन जाओ, 10 प्रश्न लेके आओ, इससे पूछो, अगले दिन उससे पूछ लो, इससे पूछ लो, आपस में मॉक सेशंस करो, रोल प्लेस करना शुरू कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं बैठने का किसने रोका है। तो कहने का मतलब है कि आज की तारीख से बस सिंपल सा ये याद रखो कि जागो बालक जागो वाली बात। आज से हमें जग जाना है, इसी वक्त से जग जाना है। समय कुछ भी हो जाए, गुड मॉर्निंग बोलना है, जब जागो तब से मेरा आपने सही बोला था, लेकिन आज से हम ये काम स्टार्ट करें। राइट? कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, अभी आप मुझसे पूछिए। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? ओके, वेरी गुड, लेडीज फर्स्ट, वेरी गुड। सर, स्किल्स होने के बाद भी अगर हम कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके एक्सपीरियंस होते हैं, व्हाई? आज की तारीख में मैंने कहा ना कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं आपको जॉब देने आया हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग देने तो नहीं आया हूँ। मैं आपको ऑफिस दे दूँ, एक ऑफिस बॉय दे दूँ, एसी दे दूँ, कंप्यूटर दे दूँ, सब कुछ दे दूँ और ट्रेनिंग भी दे दूँ, एक्सपीरियंस भी मैं ही दूँ। मैं आपको देना, मिलेगा कहाँ से, पॉइंट तो वही है।
बिल्कुल सही आपने कहा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंटर्नशिप्स बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर कि आपको एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते हैं या फ्रेशर्स को भी लेते हैं। आप उनको सर्च करिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज की तारीख में थर्ड पार्टी डेडिकेट कर रही है। TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो थर्ड पार्टी को ऑफर कर देती है। वो वहाँ से 6 महीने का इंटर्नशिप या उनको हैंड्स ऑन देती है, फिर कंपनी में सीधे रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स अभी मारुति सुजुकी लेके आई है। मारुति सुजुकी का एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो है, NSTC से पैनल्ड है। वो वहाँ के 2 साल का प्रोग्राम लेके आई है। पहला साल आप नॉर्मल प्रोग्राम पढ़ते हो, उसके साथ में आपको बाद में मारुति के जो वर्कशॉप और शोरूम्स होते हैं वहाँ पे आपको काम करने को मिलता है। वहाँ पे आपको पर मंथ 12 से 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद 2 साल करने के बाद में आपको नौकरी सीधे हायर कर ले। कंपनीज आर नाउ कमिंग दैट वेज। लेकिन वो क्या करते हैं, वो डे 1 पे आपको ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे यहाँ आइए, और नहीं, वो तो एक्सपीरियंस वाले चाहिए या फिर उनको अप्रेंटिसशिप वाले चाहिए। कहाँ पे कौन सी जगह पे आपको मिल सकता है, ये आपको हंट करना है अपने डोमेन स्पेसिफिक में, और वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस प्राप्त करना है। आसान नहीं है, मैं नहीं कहता कि हर कंपनी आपको करेगी, कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि आपको ये ऑफर कर सकती हैं विदाउट एक्सपीरियंस भी आपको ऑन दे सकती है। नहीं लेंगे तो इंटर्नशिप्स को भी आपका एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाता है। नए रूल्स बन रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसकी पॉलिसी मैटर जल्दी सामने आ जाएंगे। इंटर्नशिप्स को भी आपका इक्वलेंट माना जा सकता है। आपके एंड सेमेस्टर में कई बार रिसर्च वर्क होता होगा, आप उसको भी करेंगे, उसको भी काउंट करते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नॉर्मली क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं, सर्च करते हैं, कहीं से निकाल लेते हैं, किसी सीनियर को उठाते हैं, नाम चेंज करते हैं, कर देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आप करें, किसी कंपनी में जुड़ के करेंगे, तो उसका एक्चुअली जो तजुर्बा होगा वो इम्पोर्टेंट है, और वो 6 महीना 4 महीने का जो प्रोग्राम है एंड सेमेस्टर वाला, वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट हो सकता है। राइट, तो कैसे और कहाँ मिलेगा ये सर्च करिए। लेकिन कंपनी के हिसाब से सोचिए तो वो आप क्यों करें, लेकिन वहाँ पे रास्ता खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो और ऑल्टरनेटिव रास्ते क्या है, उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर रहेगा, और एक्सपीरियंस जरूरी है। यस सर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो कहा जाता है फोकस होकर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फोकस रख रहा है, इसी वजह से आप जो आपका नेक्स्ट गोल है उसे अचीव कर पाएंगे। तो अभी जैसे हम इंटर्नशिप करते हैं, या जैसे अगर मुझे फिजिक्स में ही आगे स्टडी करनी है, उसके लिए मुझे फिजिक्स में इंटर्नशिप करनी होगी, तो सर ऐसे क्या कोई इंस्टीट्यूशन है हमारे आसपास जिसमें हमको सब्जेक्ट वाइज, जैसे हमारा फिजिक्स है तो इसमें हमको इंटर्नशिप मिल सकती है? उसमें क्या मिल सकता है, फिजिक्स किस तरह इंटर्नशिप मिल सकती है? आपको फिजिक्स में तो कैसे मिलेगा, फिजिक्स का जो आपका डोमेन होगा, जैसे आपने रिसर्च का काम एक बड़ा अच्छा होता है, या फैक्ट्रीज कहीं पे होती है जहाँ पे फिजिक्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं, और फिजिक्स तो ऑब्वियसली आप देखिए तो सिविल इंजीनियरिंग से लेकर हर जगह ऑलमोस्ट यूज होती है। तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए जहाँ पर आपके डोमेन के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे कुछ ऑफर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको हंट करना पड़ता है। कि नॉर्मली क्या है कि जैसे BBA, MBA, IT, इन सब में तो बहुत आराम से मिल जाता है, क्योंकि सब उस समय में इवॉल्व हुई है। लेकिन ये हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा कन्वेंशनल माना जाता है। बट अगर आप यकीन करें तो आपका ITRC हो गया, इस तरह की कई सारी संस्थाएं हैं, कभी मौका लगेगा और राम सर से बात कर लूँगा, मैं उन कंपनी के साथ में आपकी इंटरेक्शन भी करवा दूंगा, या हो सकता है एक विजिट भी वहाँ पर कराने की बात करूँ कि मैं आपको ITRC लेके जाऊँ या CMAP या ऐसी जगहों पर लेके जाऊँ। अब आपको CMAP तो सर वो बोटेनिकल वालों की बात आती है, हमारा क्या है भाई साहब, वहाँ पर पूरा वहाँ पर बॉइलिंग होती है, फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ से उसके ऑयल्स निकाले जाते हैं, उसका फिर फ्रेगनेंस बनता है, फिर मेडिसिन में जाता है। फिजिक्स तो पूरा लगता है, और उसका कुछ कंपोनेंट जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट में चला जाता है, और कुछ जो है किस हिसाब से और कैसे कनेक्टेड है वो आपका बायोलॉजी का पार्ट में जाता है। तो अकेले तो कोई काम होना ही नहीं, कोई भी गाड़ी उठा लीजिए फिजिक्स का कंसेप्ट रखना है, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बस केवल वो ज्ञान चक्षु खोलता है, थोड़ा होराइजन बड़ा करना है और उस पर जाके सीखना। और कुछ नहीं? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? सभी के पास है? क्या इन्होंने बना रखा है। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप इसके QR कोड को अगर स्कैन करेंगे तो आप मेरे लिंक्डइन में कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिंक्डइन में कनेक्ट करते हैं, आगे फिर हम लोग और भी बातें करेंगे।
लेकिन मैं एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आज की तारीख से आप कम से कम एक पेज का नोट जरूर तैयार करें जो मैंने आपसे कठिन प्रश्न किए हैं कि आपको नौकरी पे मैं क्यों हायर करूं। ठीक है, आप केकेवी से हैं, आप यकीन मानिए आईएम के बंदों को भी कई बार हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। शुरू में आईएम वालों को हायर कर लिया और मेरे पास एक लोकल कोई और जगह से एमबीए का बच्चा है जिसने मुझे एज ए कंपनी मुझे सेल्स निकाली, शाम तक मेरे गले में 10,000 रुपये पहुंचा दिया। तो आईएम होंगे, ऑर्नामेंटल हो सकते हैं कुछ समय के लिए, मेरे को भाई मेरे गले में पैसा चाहिए, मैं इतना बस बात करूँ, कितना भी बड़ा मैं हो जाऊँ, अंबानी हूँ, अडानी हूँ, टाटा हूँ, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मुझे गले में पैसा चाहिए आपसे। तो मैं आप पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा, मैं आपके टैलेंट को वहाँ पे आपसे सेवाएं लेने जा रहा हूँ, उसके बदले में आपको कॉम्पनसेट करने जा रहा हूँ, आपको सुख सुविधाएं सारी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको फ्रिंज बेनिफिट्स दे दूंगा, आपको मोटिवेशन दे दूंगा, आपको टूर दे दूंगा, इंश्योरेंस दे दूंगा, मेडिकल दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। लेकिन ये मानिए कि अगर मैं 1 लाख रुपए आप मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करते, बहुत कठिन फिगर बता रहा हूँ, आपने शाम तक मुझे 1 लाख रुपए गले में उठा के डाल दिया, तो मेरे जो आपके ऊपर मैंने आपके खर्च किए हैं, एसी दिया है, स्टाफ दिया है, आपके पीछे एक एचआर लगाया हुआ है, उसके खर्चे हो गए, ऑफिस का रेंटल हो गया मेरे पास, ठीक है, आपका ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, इसके बाद में मेरा जो प्रोडक्ट आपने बेचा मार्केट में उसकी अपनी कुछ कॉस्ट वैल्यू होगी। तो नॉर्मली जो प्रॉफिट मार्जिन होता है रिटेलर और सरकार की 5-10% का मार्जिन मेरे पास बचता है, बहुत मुश्किल से। तो अगर 10,000 की सैलरी मैं आपको देना चाहता हूँ तो अगर 5% के हिसाब से दे दें, गवर्नमेंट के जीएसटी टैक्स इनकम सब माइनस करने के बाद में 10,000 की सैलरी दे रहे तो 2 लाख रुपए का मेरे को आपसे पैसा चाहिए, तब मैं ब्रेक इवन पर आऊंगा, मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। 2 लाख का गल्ला दोगे क्या? 2 लाख रुपए मुझे कमा सकते हो? कठिन प्रश्न। 2 लाख रुपए के तब जाकर मैं 10,000 की आपको बात करूंगा, मैं प्रोडक्ट सर्विसेज की उसमें बात करूँ, सर्विसेज सेक्टर की बात नहीं करूँगा। तो ये एक प्रश्न आपके पास में, उसके बाद में मैं आपसे और बेनिफिट लूंगा ना, तब जाके मेरा प्रॉफिट निकल गया, तब मैं आपके फर्दर कंटीजेंसी अमाउंट्स निकाल के रखूंगा, फ्यूचर प्लानिंग में बात करूंगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूंगा, कंपनी ग्रोथ की बात करूंगा, अभी तो मैं केवल ब्रेक इवन की बात करूंगा। इस ब्रेक इवन के लिए थोड़ा सा आज से जाग जाओ, थोड़ा सा उसके ऊपर मनन कर लो, और जो मनन कर लेगा, जो पहला हाथ उठाएगा, जो डबल हाथ उठाएगा, जो खड़े होकर हाथ उठाएगा, यानी मार्क द डिफरेंस वाली बात, जो औरों से अलग होकर बात करेगा, मैं उसी को हायर करूंगा, मैं सबको हायर नहीं कर सकता, मैं चैरिटी करने के लिए आया, मैं हायर करने के लिए, मैं मोगेम्बो ही बनूंगा, मैं विलेन बन जाऊंगा, मुझे कोई बुराई नहीं, मुझे मोगेम्बो बनना खुश है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अमिताभ बच्चन बनोगे कि नहीं बनोगे, आप राजेश खन्ना बनोगे कि नहीं बनोगे, आप अपने आप को प्रूव करके आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे, ये प्रश्न आपके समक्ष है। लाइफ आपका, करियर आपका, इन्वेस्टमेंट आपका, फीस दे रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो आप, क्लास को पढ़ रहे हो आप, सब कुछ कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा कि मैं आपको हायर करूं। कोई बात नहीं, क्यों हायर करूं, मैंने उसका एक हल्का सा आइडिया आपको दिया, लेकिन कैसे और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम अगले सेशन में, ठीक है। वहां पे मैं ये जरूर चाहूंगा कि हर एक बच्चे के पास में कॉपी एंड पेन हो, ठीक है। वहां पे मैं एक्टिविटीज कराऊंगा, वहां पे आपसे और प्रश्न पूछूंगा, वहां से बैठ के आपके पास जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद जब निकलेंगे ना वहां से, पन्ना भरा हुआ होगा और आपका दिमाग और ये सब कम से कम 250 ml आपका पसीना निकल चुका होगा। वहां पर वैसी मेहनत कराने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेस वर्क कर लो, थोड़ा सा स्पीड वर्क कर लो, किस डोमेन में बढ़ना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स जरूरत है, कहाँ पे मेरे को इंटर्नशिप मिल सकती है, कौन सी मेरी ड्रीम कंपनीज हैं, इन सब के ऊपर बात करो, ठीक है। इन सब पे बात करो, फिर आगे हम लोग फर्दर और ठीक। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ जी, और उसमें सारा मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, ऑप्शनल भी सिलेक्ट हो गया तो फिर मास्टर्स करना फिर इसके साथ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके लिए बैकअप में
एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है। मतलब बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा है। नॉर्मली ये क्वेश्चन में मैं बोल देता हूँ, लेकिन प्रश्नों के तौर पर ऐसा प्रश्न बहुत रेयर मेरे पास आया है। लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम प्लीज गिव। देखो हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे पास अपनी कैपेबिलिटी ब्रेन की है, और हमारे पास ये समझ के रखिए कि 24 घंटे में से आपके पास मोटा मोटा 16 से 18 घंटे आपके पास अपने डेवलपमेंट, स्टडीज और बाकी चीजों के लिए। इससे ज़्यादा और ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का अपना एक रिपेयर टाइम होता है, और जो रिपेयर टाइम होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम शरीर को थोड़ा सा आराम नहीं देंगे, हर व्यक्ति जो है वो पावर नैप लेके 4 बजे सोता है और 10 मिनट हो जाता है, वो नहीं हो सकता, ये डिटेल्स की बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कूल ऑफ होना चाहिए, शांत करना चाहिए। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो फिर से रीएक्टिवेट होना चाहता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को फिर से वापस पहुंचाना चाहता है। इसके लिए करेंगे क्या? पहले आप 6 से 8 घंटे का एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर देंगे, आराम करेंगे। उतना तो पहले आप कमिटमेंट दीजिए। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन का टाइम आ गया और हम ओवर स्ट्रेस करने लग जाते हैं कि भैया कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो हम 20-20 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। आप ओवर स्ट्रेन कर रहे हो, दिमाग को बर्डन कर रहे हो, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पैर में आपको 5 किलो का भार अलग से लाद कर, तो ये भार लादना तो पहले छोड़ दो। आप पहाड़ पे चढ़ना है तो अपने आप को हल्का, हल्का का मतलब किसी भी बोझ का, तनाव का, कमिटमेंट का, इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर। उस समय वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, फाइनल है, भैया थोड़ा सा हट जाओ। गोली आ गई, थोड़ा सा हट जाओ। किसी जाने वाले का फोन आ गया, हट जाओ। सोशल मीडिया से हट जाओ। जो आपके इस तरह के जो लोड्स वाली चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जो आपकी जर्नी को थोड़ा कठिन बना सकती है, उनसे थोड़े समय के लिए माजरत ले लो, भैया माफ कर दो, 1 महीने बाद आपसे वापस बात करो। पहला पॉइंट तो ये हो। और सोना बहुत आवश्यक है। दूसरा पहाड़ पे चढ़ने की बात हमने कर ली, तो पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा कठिन होता है। जब भी हम एलिवेशन के ऊपर मूव करते हैं कठिन होता है। फिजिक्स का लॉ है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे, टुवर्ड्स ग्रेविटी क्यों नहीं आ रहे? अगर हम टुवर्ड्स ग्रेविटी आने की बात कर लें तो हमारे एफर्ट्स कहीं अच्छे और आसान हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। इन द सेंस जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है, ब्रह्म काल हम कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपका कन्वीनियंट हो। ऐसा नहीं कि 4 बजे गुरु जी आज बता के गए तो भाई तो कल से अलार्म 2 लगा दिया, 4 बजे उठना है, मैं नहीं उठा तो फोन करके उठा दूंगा। उस टाइम पे जितने भी आपके कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है, टेम्परेचर है, ये सब आपके लर्निंग को सस्टेन करती है, उसको बढ़ावा देती है। यानी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्लोप पे बढ़। तो ये अगर हमारा होगा तो हमारा रिटेंशन, आसपास का एनवायरनमेंट शांत होता है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, नॉइसेस नहीं होती है, रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। तीसरा, जो इन्होंने अर्निंग वाली बात करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपना फोकस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 5,000 10,000 है जो किस तरह की कुछ अर्निंग्स करने के लिए कुछ अपना समय निकालते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक बार तो शुरू में लगता है कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं, फिर वो लालच आता है 10 या 15 क्यों नहीं हो रहा है, 12 क्यों नहीं हो रहा है, फिर आप उसमें और इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। एक आप नशा चढ़ने लगता है, धन का जो नशा होता है ना, फिर चढ़ता है। तो फिर क्या करते हैं कि आप इस पर फोकस करने लगते हो और आप इससे हट जाते हो, अपने बुनियादी सोच से आप हट जाते हो। तो अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो आप यूपीएससी पे ही फोकस करेंगे, पार्ट टाइम जॉब और बाकी चीज़ों को करेंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा। यूपीएससी की बात मैं इसलिए आपको थोड़ा खुल के ज़्यादा कह सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूँ। अभी नारी शिक्षा निकेतन में मेरा पूरा वर्कशॉप यूपीएससी एग्जामिनेशन पे हुआ था और एथिक्स का पेपर एक होता है जीएस का, मैं खुद लेता हूँ, एथिक्स केस स्टडी में खुद सॉल्व करा हूँ। तो मैं आपको यही हम्बल सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। यूपीएससी फोकस है, यूपीएससी फोकस है, उसके जो पेपर्स हैं वो आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत तैयारी करेंगे, नहीं कर पाए
नहीं कर पाए, यूपीएससी नहीं निकाल पाए, स्टेट पीसीएस नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी मेरा जो दिमाग का होराइजन थॉट प्रोसेस है ना, कि वहाँ पे पानीपत की लड़ाई हुई, वो हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं होता है। पानीपत की लड़ाई पानीपत में क्यों हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वो जो एनालिसिस वाला पार्ट है, विज्ञान खुलता है हमारा, एनालिसिस वाला पार्ट है, एनालिटिकल माइंड है, वो एक्टिवेट होता है, आपको पर्सोना को चेंज कर देता है, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। तो करियर वाइज डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास 16 घंटे हैं, 16 घंटे में से हम बाकी सेल्फ डेवलपमेंट क्या करेंगे, स्कूल का क्लासेस क्या करेंगे, 8 घंटे की क्लासेस हम मान लेते हैं, और 8 घंटे के बीच का डिफरेंस है, वही हमारा सेल्फ डेवलपमेंट टाइम है। 8 घंटा सोना, 8 घंटा कॉलेज, 8 घंटा सेल्फ डेवलपमेंट। उस सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर लो, आपका बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। किसी भी यूपीएससी की टॉपर की बात कर लो, वो 24 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा नहीं पढ़ता, सीरियसली नहीं पढ़ता। वो केवल रिवाइज करता है, कैसे उसको आंसर देना उस पर फोकस करता है, याद नहीं करना है इस पे फोकस करना है, बस। तो ओवरडू नहीं करना है, करना है, ट्राई करना है, ओवर ट्राई नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में हम कई बार जब बेटे वो 24 ही गए 26 बनने और रह गए 90 वाली। आराम से रखो। सिविल्स की तैयारी करने वाले थे, मैं अभी जरूर पढ़ी, तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सपर्ट करवा दूंगा, पूरे 1 से 2 घंटे का सेशन कराता हूँ, मैं खुद भी आऊँगा, मेरा टीम भी है। वो यही बताएंगे कि यूपीएससी का एग्जाम वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जामिनेशंस में से होता है, और हम उसको बहुत हवा मानते हैं, क्योंकि इतने लोग बैठते हैं। और ध्यान रखिए कि उसमें से 80 से ज़्यादा, मतलब 70% के आसपास में लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं यूपीएससी को, वो भर देते हैं, पर ऐसे लोग लॉ में आते हैं। 30% हम केवल कंटेस्ट हो गया, 30% में डूज एंड डोंट्स पे काम कर लो, 10 to 15% का मार्जिन हो गया। कई सारे पेपर में जो क्वालिफायर निकाल रहे हैं निकाल लो, उसके बाद बाकी 25 के ऊपर वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। आपका आईएएस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, आईएफएस हो गया, फॉरेस्ट सर्विसेज, रेवेन्यू सिस्टम, लेकिन पुलिस सर्विसेज, कितने सारे 25 तरह के डिपार्टमेंट ऑलरेडी उसके अंदर दे रखे हैं। फिर उसके बाद नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस में निकल के चले जाओ, और भी तो ऑप्शन हमारे पास हैं। तो उससे ये नहीं कि हमारा नुकसान होने वाला है, उसका हमें बहुत सारे अलग से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बट फोकस है टू बी। थोड़ा सा कठिन फैसला हो सकता है हमारे वर्तमान सोच के हिसाब से, लेकिन एक निर्णय तो लेना पड़ेगा, नो डिस्ट्रैक्शन। पैसे का जो लालच है, हवस है ना, वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है, उसमें स्टाइपेंड मिले अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है, स्टाइपेंड हमें उल्टा देना पड़े तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें। एनीथिंग एल्स? तो बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे मिलके, लेट्स कनेक्ट समवेयर, ठीक, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं फिजिक्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट अक्षता मिश्रा जी से चाहूँगा कि आपके बहुत बहुत थैंक्स करें सर। Good afternoon, everyone. On behalf of the organizing committee, I would like to express my sincere gratitude to all of you for attending the event today. I would especially like to thank our speaker, sir, Shri Satyendra Kumar Singh, sir, for taking his valuable time to share the insight with us. I would also like to thank our HOD, sir, Professor Ram Kumar Tiwari, our respected teachers, and all of you for attending the event today. So much cooperation. Finally, I would like to thank all the volunteers of Physics Association who have put their efforts to make this event a success. I hope that you have all enjoyed the event today and you have learned something new.